तो हमारा किसी वजह से संपर्क टूट गया था। आइए वहीं से हम शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी और हैरानी भाई, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जब कोई महिला कोर्ट में अपने भरण पोषण यानी खर्चे के लिए केस लड़ती है तो कई मामलों में राज्य सरकार के सरकारी वकील बिना किसी वजह के पति का पक्ष लेने लगते हैं और पति की तरफदारी करते हैं। कोर्ट ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई और कहा कि सरकार से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं की जाती, ठीक है, कि सरकारी जो वकील जो है वो बिना बात के पति का क्या है पक्ष मत ले भाई, ठीक है। तो ये गहरी नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने इस जो केस में जताई थी। आयशा खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आगे क्या कहा भाई। आयशा खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने किसी नए कानून की व्याख्या नहीं की बल्कि नाराजगी जताई थी, ठीक है, बर्ताव को लेके, ठीक है। सरकारी वकील का असली फर्ज क्या होना चाहिए ये बताया था भाई सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि सरकारी वकील का असली काम क्या है भाई, क्या है। नंबर 1, वह किसी पार्टी का निजी नौकर नहीं है। सरकारी वकील को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसे हर हाल में महिला के खिलाफ जाकर पति को ही क्या है बचाना है, ठीक है। नंबर 2 में क्या बता, न्यायालय का अधिकारी भाई, वह क्या है, न्यायालय का अधिकारी है। कानूनन हर वकील विशेषकर सरकारी वकील सबसे पहले अदालत का क्या है एक अधिकारी होता है, ठीक है। उसका काम न्याय दिलाना है। उसका असली फर्ज यह है कि वह पूरी ईमानदारी से निष्पक्ष होकर जज साहब के सामने सही तथ्य और कानून रखे भाई, ताकि कोर्ट एक सही और इंसाफ से भरे निर्णय तक पहुंच सके, ठीक है। तो यह बातें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कही थी आयशा खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में। आगे क्या कहा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 145 क्या बोलती है भैया। यह धारा बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह बताती है कि भरण पोषण का केस किस शहर किस जिले अदालत में दर्ज किया जा सकता है, प्रक्रिया और कोर्ट में सुनवाई कैसे चलेगी। तो 145 की जो धारा है वो बताती है कि भरण पोषण का केस कहाँ पे दर्ज होगा और कैसे इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। केस कहाँ दर्ज किया जा सकता है भाई, आइए देखते हैं भाई। तो भरण पोषण का केस कहाँ पे दर्ज किया जा सकता है। अक्सर लोग परेशान होते हैं कि अगर पति पत्नी अलग अलग शहरों में रह रहे हैं तो केस किस जिले की कोर्ट में चलेगा। इस धारा के सब सेक्शन 1 ने इसके लिए 4 आसान विकल्प दिए हैं। धारा क्या 45, धारा 45 की उपधारा 1 में 4 बातें कही हैं कि केस कहाँ पे दर्ज होगा, कौन सी अदालत में दर्ज होगा। क, जहां पति रहता है, जिस जिले में वह व्यक्ति यानी कि पति पिता, अगर पिता से भरण पोषण लेना है या पति से लेना है तो दोनों दे दिए, पिता या पति। जिस जिले में वह व्यक्ति इस समय मौजूद रह रहा है वहां उस जिले की अदालत में क्या होगा, भरण पोषण केस डलेगा भाई। एक पॉइंट तो ये हो गया। पॉइंट नंबर 2, ख, जहां पत्नी रहती है, जिस जिले में पत्नी रह रही है यह महिलाओं के लिए बहुत बड़ी राहत है। वे अपने मायके या जहां भी रह रही हैं वहीं से केस कर सकती हैं भाई, किसका, भरण पोषण का, ठीक है भाई। 2 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 3 है, अगर जहां दोनों आखिरी बार साथ रहे थे, जिस जिले में पति पत्नी ने आखिरी बार एक साथ घर बसाया निवास किया था या अवैध संतान के मामले में बच्चा होने से पहले माता पिता जहां आखिरी बार साथ रहे थे, ठीक है, तो उस जिले की अदालत में केस डल सकता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है, जहां माता पिता रहते हैं, माता पिता द्वारा खर्च मांगने के मामले में जिस जिले में बेटा रहता है या जहां खुद उसके माता पिता या निवास करते हैं उस जिले में क्या है, केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है, ध्यान रखना, आपको जीवन में काम आएंगे, ठीक है। पत्नी जहाँ पे रह रही है वो वहीं से कर सकती है। जहाँ पे माता पिता रह रहे हैं, अगर माता पिता से खर्च मांगना है तो जहाँ पे माता पिता रह रहे हैं उस जिले में हो सकता है, यहाँ पे जहाँ पे जो बेटा रह रहा है उस जिले में हो सकता है, ठीक है। फिर अगर अवैध
शादी है यानी कि लव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो अवैध संतान जो है वो मांग सकती है इसमें। तो जहाँ पे माता पिता पहले रहे थे, ठीक है, या जिस जिले में अब रह रहे हैं उसमें केस कर सकते हैं वो, ठीक है। और पत्नी जो है अगर अपने मायके में रह रही है तो वहां पे भी केस कर सकती है भाई, ये इनके लिए बहुत बड़ी राहत है, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं भाई। कोर्ट में गवाही यानी कि साक्ष्य कैसी होगी भाई, साक्ष्य कैसे होंगे। अब भरण पोषण के केस में साक्ष्यों की बात कर रहे हैं। सब सेक्शन 2 145 की धारा की उपधारा 2 क्या बताती है भाई, कोर्ट में गवाही भाई। तो सबसेक्शन 2 क्या है, बताता है कि कोर्ट के अंदर केस की कार्रवाई कैसे चलेगी। आइए देखते हैं। आम नियम में केस की सारी गवाहियां और सबूत उस व्यक्ति यानी कि पति के सामने ही रिकॉर्ड किए जाएंगे जिसके खिलाफ केस हुआ, ठीक है भाई। अगर कोर्ट ने उसे खुद आने से छूट दी है तो उसके वकील के सामने गवाही होगी। इसमें सम्मन मामलों की तरह जल्दी जल्दी दर्ज किया जाएगा, ठीक है। तो सम्मन मामलों की तरह जल्दी जल्दी क्या होती है, इसमें गवाही दर्ज होती है। आइए आगे बात करते हैं। अगर पति जानबूझकर कोर्ट में आए तो एक पक्षीय आदेश हो जाएगा भाई, एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर जज साहब को यह यकीन हो जाए कि पति जानबूझकर कोर्ट का नोटिस यानी कि सम्मन लेने से बच रहा है या जानबूझकर तारीखों पर नहीं आ रहा, तो जज साहब को यह पावर है कि वह पति का इंतजार करना बंद कर दे भाई, ठीक है। कोर्ट एक पक्षीय कार्रवाई करेगा भाई फिर, ठीक है। एक्स पार्टी एक पक्ष आ ही नहीं रहा तो एक पक्षीय कार्रवाई करेगा, यानी सिर्फ पत्नी की बात सुनकर अपना फैसला यानी खर्चे का आदेश सुना देगा, ठीक है। अगर एक पक्षीय फैसला हो जाए तो पति के पास क्या रास्ता है, लगा लो पति आ नहीं रहा बार बार, अब कोर्ट ने एक पक्षीय फैसला कर दिया तो पति के पास क्या रास्ता हो, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। अगर पति के बिना आए ही कोर्ट ने खर्चा बांध दिया भाई, तो पति उस आदेश को रद्द कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दे सकता है, लेकिन इसके लिए 2 शर्तें होंगी, ठीक है। तो अर्जी तो दे सकता है आदेश को रद्द करवाने के लिए, लेकिन इसके लिए 2 शर्तें होंगी। क्या, उसे आदेश देने के 3 महीने के भीतर कोर्ट में अप्लाई करना होगा, ठीक है। 3 महीने के भीतर क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा आदेश रद्द करवाने के लिए अर्जी को, ठीक है। उसे कोर्ट को ठोस और अच्छा कारण बताना होगा कि वह उस समय कोर्ट क्यों नहीं आ पाया था, जैसे बहुत ज्यादा बीमार होना। कोर्ट चाहे तो इसके लिए पति पर कुछ जुर्माना या खर्चा भी लगा सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं कोर्ट के खर्चों का आदेश में। सब सेक्शन 3 धारा 145 की उपधारा 3 कोर्ट को यह पावर देती है कि वह केस में होने वाले खर्चों के बारे में भी आदेश दे सके। उदाहरण के लिए अगर कोर्ट को लगता है कि पत्नी बहुत गरीब है और उसके पास वकील करने या कोर्ट आने जाने का किराया भी नहीं है, तो कोर्ट पति को आदेश दे सकती है कि वह पत्नी को केस लड़ने का खर्चा भी दे भाई, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। गवाही हमेशा पति के सामने होगी भाई या उसके वकील के सामने। कानून का पहला नियम यह है कि जिसके खिलाफ केस हुआ यानी पति उसे अपनी सफाई देने और सामने वाले की बात सुनने का पूरा मौका मिलना चाहिए। इसीलिए केस की सारी गवाही और सबूत या तो खुद पति के सामने रिकॉर्ड किए जाएंगे या फिर उसके वकील के सामने, ठीक है। एक पक्षीय कार्रवाई कब होगी भाई, एक्स पार्टी कब बनेगी, जब पति जानबूझकर कोर्ट का नोटिस जो है तामील जो है लेने से मना कर रहा है। जब पति जानबूझकर कोर्ट का नोटिस यानी कि तामीली लेने से भाग रहा हो तब क्या हो जाएगा भाई, एक पक्षी पार्टी बन जाएगा। जब नोटिस मिलने के बाद भी वह जानबूझकर कोर्ट आने में लापरवाही यानी कि उपेक्षा कर रहा तो भी क्या बन जाएगी, एक पक्षी पार्टी बन जाएगी। शॉर्टकट का मतलब यानी कि लापरवाही नहीं, सबसे जरूरी बात भाई। यहाँ कानून एक बहुत ही बारीकी और जरूरी बात समझाता है भाई, क्या समझाता है, जांच पूरी होनी चाहिए।
भले ही इस केस की प्रक्रिया क्या है, संक्षिप्त यानी कि जल्दी निपटने वाली है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि जज साहब संक्षिप्त विचारण की तरह बस ऊपर ऊपर से मामला निपटा दे। ठीक है, ये नहीं है। गवाही को लिखना जरूरी है, यह एक न्यायिक प्रक्रिया है भाई, इसीलिए जज साहब को कोर्ट में आने वाले हर गवाह की बात को ध्यान से सुनना होगा और उसकी गवाही का जो मुख्य निचोड़ यानी कि सार है उसे अपनी कलम से लिखना, लिपिबंद करना होगा। ठीक है, मेंटेनेंस की केस में जल्दबाजी की तो फैसला रद्द होगा भाई। अगर जज साहब ने बिना पूरी जांच किए, बिना गवाहों की बात लिखे जल्दबाजी में शॉर्टकट अपनाकर फैसला दे दिया तो वह आदेश क्या है भाई, अवैध माना जाएगा। ऊपरी अदालत उसे क्या कर देगी भाई, रद्द कर देगी। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। बिना ठोस वजह के पति की अनुपस्थिति में आदेश गलत। अगर पति जानबूझकर कोर्ट से भाग नहीं रहा था, यानी ऊपर बताई गई दो गलतियां उसने नहीं की थी, तो फिर भी मजिस्ट्रेट साहब ने उसकी अनुपस्थिति में पीठ पीछे पत्नी के पक्ष में खर्चा बांध दिया तो वह आदेश पूरी तरह से क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। पति ऊपरी अदालत में जाकर ऐसे एक पक्षीय आदेश को आसानी से क्या करा देगा, रद्द करवा सकता है। मिर्जा हसन बेगम बनाम इशरती यास्मीन का एक महत्व ही व्यवहारिक केस था। केस में क्या बातें कही थी? नंबर 1, वकील की गलती पर पति को सजा नहीं, मिर्जा हसन बेग केस की बात है। ठीक है, तो इसमें यह बात की थी वकील की गलती पर पति को सजा नहीं। पिछले टॉपिक में मैंने पढ़ा कि अगर पति जानबूझकर कोर्ट से भागे तभी एक पक्षी यानी उसकी पीठ पीछे फैसला सुनाया जा सकता है। इस केस में हाई कोर्ट ने इसी नियम को और साफ किया भाई। क्या कहा? केस की कहानी में एक पति के वकील ने उससे कहा था कि जब कोर्ट में तुम्हारी खुद की जरूरत होगी मैं तुम्हें बता दूंगा, तब तक तुम मत आओ भाई। ठीक है भाई, वकील ने बता दिया कि जब मैं आपकी जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको बुला लूंगा। लेकिन कोर्ट में जब बहस की तारीख आई तो न तो पति वहां पहुंचा और न ही उसका वकील वहां पहुंचा। ठीक है भाई, कोर्ट का फैसला क्या हुआ? निचली अदालत ने इसे पति की लापरवाही मानकर उसके खिलाफ एक तरफा एक्स पार्टी खर्चा बांध दिया भाई। लेकिन जब मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट गया तो कोर्ट ने कहा कि पति की जानबूझकर की गई गलती नहीं थी, वह तो अपने वकील के भरोसे बैठा था भाई। ठीक है, नतीजा क्या हुआ? हाई कोर्ट ने उस एक तरफा आदेश को रद्द कर दिया क्योंकि पति के पास कोर्ट न आने का एक सच्चा और उचित कारण था। ठीक है, अगर पति न हो तो जज साहब की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी भाई। ठीक है, अगर पति तारीख पर नहीं है तो जज साहब की जिम्मेदारी क्या बढ़ जाएगी। कानून कहता है कि अगर किसी वजह से पति या उसके वकील की अनुपस्थिति में पत्नी की गवाही या सबूत रिकॉर्ड कर लिए गए हैं तो जज साहब की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, जज साहब को आंख मूंद कर पत्नी की हर बात सच नहीं मान लेनी चाहिए। इस मामले में जज साहब का यह फर्ज यानी कि कर्तव्य है कि वह अकेले आए उन सबूतों और गवाहों की बहुत बारीकी और गहराई से क्या करे, वे जांच करे कि कितने क्या है सही है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। एक और जरूरी बात, अगर पत्नी कोर्ट में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार यानी कि घरेलू हिंसा प्रताड़ना की बात कहती है तो कोर्ट उसकी बात पर भरोसा कर सकता है। हर बार यह जरूरी नहीं कि पत्नी अपने साथ हुई मारपीट या दुर्व्यवहार का कोई बाहरी गवाह या सबूत पेश ही करे। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है। हालांकि अगर सबूत हो तो अच्छा माना जाएगा भाई। ठीक है, बात नंबर 3, नियमों की अनदेखी बहुत गंभीर गलती में। आगे नियमों की अनदेखी बहुत गंभीर गलती में।
यहां कानून की एक तकनीकी लेकिन बहुत ही बड़ी बात कही गई है। इस धारा 145 के नियमों का पालन करना कोर्ट के लिए अनिवार्य है। अगर कोर्ट ने इसके नियमों को तोड़ा, जैसे पति को बिना वजह मौका दिए बिना केस निपटा दिया, तो इसे कोई छोटी मोटी या साधारण भूल नहीं माना जाएगा भाई। केस रद्द हो सकता भाई उच्च अदालत से। यह एक गंभीर कानूनी चूक मानी जाएगी। कानून की एक अन्य धारा 511 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक न्याय सुरक्षा संहिता, ठीक है, जो छोटी मोटी गलतियों को माफ करने या सुधारने की इजाजत देती है, वह भी इस गलती को सुधार नहीं पाएगी। धारा 511, ऐसा गलत फैसला ऊपरी अदालत में जाते ही तुरंत रद्द किया जाएगा भाई, ध्यान रखना भाई। कानून के शब्दों को दिल बड़ा करके यानी कि उदारता से समझना चाहिए भाई। आखिरी पॉइंट कानून के नजरिए के बारे में है भाई, आइए बात करते हैं। भरण पोषण खर्चे का यह केस भले ही क्रिमिनल कोर्ट में चलता है, लेकिन इसकी प्रकृति क्या है, सिविल जो है नागरिक स्वरूप की होती है भाई। इसका मकसद किसी को जेल भेजना नहीं बल्कि हक दिलाना होता है, ठीक है। इस कानून के तहत न्याय मांगने वाला व्यक्ति यानी कि पत्नी, बच्चे या बुजुर्ग माता पिता आमतौर पर बेसहारा और असहाय होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का नियम है कि इस धारा में लिखे गए शब्दों का मतलब बहुत कड़ाई से नहीं बल्कि क्या है, उदारता पूर्वक सहानुभूति के साथ निकाला जाना चाहिए भी इनका अर्थ, ताकि पीड़ित व्यक्ति को तकनीकी कमियों की वजह से न्याय मिलने में देरी न हो, ठीक है। तो धारा 144 का जो केस है ये तुरंत ट्रायल होती है, इसकी बहुत जल्दी सुना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 145 तक चर्चा कर ली है। 144 को आप बहुत ध्यान रखना भाई, ठीक है, आपको आने वाले समय में जीवन में काम आए। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, आगे बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।